Hello peoples, good morning, good afternoon and good evening. Welcome back to our next class. तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट कर दिया था अपना फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और हमने उसमें 7 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग की डेफिनेशंस एज पर AICPA एंड हमने डिस्कस कर लिया था क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अकाउंटिंग एंड टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग यानी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। और हमने जो कवर किया था उसके अंदर अकाउंटिंग प्रोसेस, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग एंड यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है बच्चों बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, जो हम इस क्लास में पढ़ेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन रिलेशन टू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स बिकॉज in this chapter or in this point we will know about the basic terms of accounting कि अकाउंटिंग के अंदर जो टर्म्स यूज़ होती हैं उनका क्या मतलब है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हों, आपको कोई दिक्कत ना आए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करने में। तो आज हम सीखने जा रहे हैं बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप लिखिए कैपिटल, जिसको हम हिंदी में पूंजी भी बोलते हैं, राइट। तो इसको मैं एक एग्जांपल से आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि पूंजी क्या होती है। देखिए बच्चों, सपोज करते हैं एक पर्सन है मिस्टर ए। मिस्टर ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है। स्टार्ट ए बिजनेस, ये हमारा बिजनेस है, ठीक है। एक बिजनेस स्टार्ट किया है और उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मिस्टर ए ने बिजनेस के अंदर जो इंट्रोड्यूस की है कैपिटल, यानी उसने 10,000 रुपये से इस बिजनेस को स्टार्ट किया है। 10,000 रुपये वो क्या लेकर आया बिजनेस में? कैश, राइट। और इसके साथ साथ क्या लेकर आया वो? 5,000 रुपये के गुड्स भी लेकर आया है। गुड्स मतलब स्टॉक यानी माल, ठीक है। और अब देखिए, जब कोई एक बंदा या जब कोई एक पर्सन एक बिजनेस स्टार्ट करता है तो या तो वो कैश में यानी वो कैश की फॉर्म में जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, या फिर गुड्स की फॉर्म में इंट्रोड्यूस करता है, या फिर कैश और गुड्स की फॉर्म में कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, इसमें एक मिस्टर ए है जिसने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो बिजनेस के अंदर 10,000 रुपीज़ कैश में लेकर आया और 5,000 के गुड्स लेकर आया, राइट। तो ये जो 15,000 का टोटल जो कैश एंड गुड्स लेकर आया, इस 15,000 को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल, राइट। यानी हम ये बोलेंगे कि मिस्टर ए ने इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल इंट्रोड्यूस की है। कैपिटल इंट्रोड्यूस की है कितने की? 10,000 रुपये कैश और 5,000 रुपीज़ के गुड्स, ओके। जो यहाँ पर इसमें मिस्टर ए है वो कौन है? प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस या ओनर, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई? कैपिटल। इसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल। कैपिटल को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल को और क्या बोलते हैं? कैपिटल को बोलते हैं नेटवर्थ और ऑनर्स इक्विटी। क्या बोलते हैं कैपिटल को? नेटवर्थ या फिर ऑनर्स इक्विटी। एक इक्वेशन है मैथमेटिकल इक्वेशन। क्या है? किसकी मैथमेटिकल इक्वेशन है? कैपिटल की, जो हम आगे पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट चैप्टर्स में। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज।
ठीक है जी। इस इक्वेशन को हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे, इसका क्या मतलब होता है, बिजनेस में इसका क्या इम्पैक्ट है। राइट, अभी आप सिर्फ याद करने के लिए इसको देख लीजिए। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, आहरण। और अगर मैं इसको लेमन की भाषा में बोलूं तो विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर द पर्सनल यूज। राइट, यानी ड्राइंग्स क्या होती हैं, ड्राइंग्स जब एक प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में से विड्रॉ करता है अपनी कैपिटल को किसी पर्सनल यूज के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। ओके, जैसे मिस्टर ए ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी, कैपिटल इंट्रोड्यूस जब की थी तो कितने की थी, ऊपर वाले एग्जाम्पल में 10,000 वो कैश में लेकर आया था और 5,000 रुपीज़ के वो गुड्स लेकर आया था। 15,000 रुपये की उसने क्या की थी, कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी, जिसके अंदर से अगर मैं ये बोलूं विड्रॉ करता है 5,000 रुपीज़ कैश और 2,000 रुपीज़ के गुड्स, किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ड्राइंग। राइट, इसको मैं क्या बोलूंगा, ड्राइंग। इसमें आप नोट लिखिए, एक नोट, ड्राइंग reduces the capital of the owner। क्या कहता है ये पॉइंट, ड्राइंग रिड्यूसेस द कैपिटल ऑफ द ओनर, कि हमेशा जो ड्राइंग होती है वो कैपिटल को कम करती है। आपको एग्जाम्पल में समझाई दिया कि कैसे कम करती है। जैसे एक ओनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी 10,000 रुपीज़ कैश और 5,000 रुपीज़ गुड्स, तो अगर मान लो उसका ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए उस मनी में से, यानी उस कैपिटल में से अगर वो पर्सनल यूज़ के लिए, बिजनेस यूज़ के लिए नहीं, पर्सनल यूज़ के लिए अगर वो विड्रॉ करता है तो उसको ड्राइंग्स बोलेंगे। और ड्राइंग्स क्या हो गई, उस ड्राइंग्स ने क्या किया, यहाँ पर ड्राइंग्स ने उसकी कैपिटल को कम कर दिया। कितने से कम कर दिया, अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूँ तो 10,000 में से उसने 5,000 रुपीज़ के कैश निकाल लिया और उसने 2,000 रुपये का गुड्स यूज़ कर लिया, तो अब उसकी कैपिटल कितनी बच गई, 5,000 रुपीज़ कैश और 3,000 रुपीज़ गुड्स, टोटल अब उसकी कैपिटल कितनी बच गई, 8,000 रुपीज़ की। राइट, ये इसे हम बोलते हैं ड्राइंग्स। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखिए, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज को क्या बोलते हैं हिंदी में, दायित्व, और लेमन में और बर्डन। हम इसको क्या बोल सकते हैं, बर्डन ऑन बिजनेस। बर्डन का मतलब पता है आपको क्या होता है, बर्डन मतलब बोझ, यानी बिजनेस के ऊपर बोझ। लायबिलिटीज क्या होती है, बिजनेस के ऊपर एक बर्डन होती है, यानी बिजनेस को वो पे करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो आप लिखिए बर्डन क्या हो सकता है, बर्डन बिजनेस के लिए। नंबर 1, जैसे लोन, अगर बिजनेस ने कोई लोन लिया है तो लोन उसको रीपेमेंट करनी है, लोन की रीपेमेंट करनी है, यानी लोन जो उसने लिया है बिजनेस ने वो उसको पे करना है, वो उसके ऊपर क्या है, एक बर्डन है, उसे हम क्या बोलेंगे, लायबिलिटी। या फिर एग्जांपल नंबर 2, अमाउंट ओन्ड बाय
बिजनेस या किसी से कुछ उधार ले रखा है, ठीक है, बिजनेस ने कुछ अमाउंट उधार ही ले रखा है, एक तरह से ये भी लोन ही है, ठीक है। नंबर 2, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग और एक्रूड। आउटस्टैंडिंग को दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? एक्रूड भी बोलते हैं, एक्रूड एक्सपेंसेस, ठीक है। आउटस्टैंडिंग और एक्रूड एक्सपेंसेस, इसके लिए हम बाद में बात करेंगे जब हम आगे अभी इसमें टर्म्स और यूज़ करेंगे। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड वगैरह ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंटों में, तब आपको डिटेल में समझाएंगे कि आउटस्टैंडिंग क्या होती है और एक्रूड एक्सपेंसेस वगैरह क्या होते हैं, ठीक है जी। ये हमारी लायबिलिटीज़ हो गई हैं। अब देखिए बच्चों, लायबिलिटीज़ ना हमारी 2 टाइप की होती है। लायबिलिटी जो होती हैं 2 टाइप्स की लायबिलिटीज होती हैं। कौन कौन सी सर? नंबर 1, नॉन करंट लायबिलिटीज, ओके सर, एंड दूसरी होती है बेटा करंट लायबिलिटीज। सर दोनों में फर्क क्या है? देखिए बच्चों, नॉन करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज हैं which are to be settled or paid after 1 year, राइट। और सर करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं? करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज which are to be settled or paid within a year, ठीक है जी। तो बेटा नॉन करंट लायबिलिटीज कौन सी हो गई है? ऐसे बोझ या ऐसे बर्डन या ऐसी लायबिलिटीज बिजनेस की जिनको पे करना है बिजनेस ने या सेटल ऑफ करनी है किस 1 साल के बाद, ठीक है जी, 1 साल के बाद पे ऑफ करनी है। और ऐसी लायबिलिटीज जिनको पे ऑफ करना है बिजनेस ने कब? विद इन ए ईयर, यानी उसी फाइनेंशियल ईयर में उसको पे करना है जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप बुक्स बना रहे हो, ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो हमारी लायबिलिटीज हैं अगर वो पे ऑफ होनी है या सेटल ऑफ होनी है आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, और अगर मेरी लायबिलिटीज पे होनी है विद इन ए ईयर तो मेरी करंट लायबिलिटीज बन जाएंगी, ठीक है बेटा। चलिए जी, नेक्स्ट कौन सा पॉइंट आ गया हमारा? 4th पॉइंट, असेट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लिखिए जी, असेट्स क्या होते हैं? असेट्स आर दी इकोनॉमिक रिसोर्सेस ऑफ द बिजनेस, ठीक है। इकोनॉमिक रिसोर्सेस क्या होते हैं? इकोनॉमिक रिसोर्सेस क्या होते हैं? हेल्प्स टू अर्न द प्रॉफिट, यानी असेट्स क्या होती हैं? असेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस विच आर हेल्प्स टू अर्न द प्रॉफिट। असेट्स ऐसे रिसोर्सेज हैं जो एक बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो बच्चों जो हमारे एसेट्स होती हैं 2 टाइप्स की होती हैं, जैसे हमारी लायबिलिटीज 2 टाइप्स की होती है ना, ऐसे ही हमारी एसेट्स भी 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सी सर? पहला बेटा नॉन करंट एसेट्स,
और करंट एसेट्स। ठीक है, हाँ जी सर, बताइए करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स में क्या फ़र्क है। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ नॉन करंट एसेट्स की। नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स which are not held for the sale, which are not held for resale. Example, furniture, plant and machinery, building, etc. राइट बच्चा। और करंट एसेट्स क्या होती हैं? करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर जनरली कन्वर्टेड, विच आर जनरली कन्वर्टेड into the cash within a year। ठीक है, तो नॉन करंट एसेट्स क्या हो गई हैं? ऐसी जो ऐसी एसेट्स विच आर नॉट हेल्ड फॉर द रीसेल। तो नॉन करंट एसेट्स हमारी कौन कौन सी एसेट्स हो गई हैं बेटा? विच आर नॉट हेल्ड फॉर द रीसेल, यानी कि ऐसी एसेट्स, बिजनेस की ऐसी एसेट्स जो कि सेल करने के लिए बिजनेस ने अपने पास नहीं रखी है। तो बिजनेस ने अपने पास क्यों रखी है? ताकि उनका यूज करके प्रॉफिट कमाया जा सके। जैसे फर्नीचर, जैसे अगर मैं मान लो मैंने कोई शॉप खोली या मैंने कोई एक शोरूम खोला, उसके अंदर मेरे को क्या ज़रूरत है? सामान डिस्प्ले करने के लिए मुझे फर्नीचर की ज़रूरत पड़ेगी। अब उसमें क्या है, मैं फर्नीचर बेच तो नहीं रहा ना, जस्ट मैंने अपने गुड्स को डिस्प्ले करने के लिए मैंने फर्नीचर मैंने लगवाया हुआ है अपनी शॉप के अंदर, मैंने अपने शोरूम के अंदर। मैंने अगर मान लो मेरी कोई फैक्ट्री है, उसमें मैंने प्लांट एंड मशीनरी का यूज़ करता हूँ, तो प्लांट एंड मशीनरी में बेच तो नहीं रहा, उनसे मैं क्या करता हूँ? मैन्युफैक्चर करता हूँ गुड्स को और उसको फिर आगे सेल करता हूँ। इसी तरीके से बिल्डिंग, अगर मान लीजिए मैं जिस भी बिल्डिंग के अंदर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो मेरा काम उसमें बिल्डिंग को बेचना या खरीदना नहीं है, मैं उस बिल्डिंग का यूज़ सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस को चलाने के लिए कर रहा हूँ। तो ऐसी एसेट्स जिनका यूज़ मैं सेल परचेज करने के लिए नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ उनका यूज़ अपने बिजनेस को अपने बिजनेस को रन करने के लिए और उससे प्रॉफिट कमाने के लिए उनको रखा हुआ है मैंने। ठीक है, तो करंट एसेट्स क्या हो गई हैं? करंट एसेट्स जनरली क्या होती हैं? करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं बेसिकली जिनको अगर मैं मार्केट में बेचने जाऊं तो मुझे विद इन ए ईयर उससे पैसा यानी कैश मुझे मिल सकता है। उसको बेचने से क्या मिल सकता है? मुझे कैश में वो कन्वर्ट हो सकती हैं, ऐसी एसेट्स जो कि विद इन ए ईयर कैश में कन्वर्ट की जा सके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नॉन करंट एसेट्स में नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। These are the long term in nature, long term in nature। जो नॉन करंट एसेट्स होती हैं बेटा, उनका नेचर कैसे होता है? जो नॉन करंट एसेट्स होती है वो किस नेचर की होती हैं? लॉन्ग टर्म नेचर की होती हैं बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट जो नॉन करंट एसेट्स हैं हमारी, उसको भी मैंने फर्दर 3 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला फिक्स्ड एसेट्स, दूसरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, और तीसरा फिक्टिशियस एसेट्स और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। राइट बच्चा, तो हमने नॉन करंट एसेट्स को फर्दर 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। नंबर 1 फिक्स्ड एसेट्स, नंबर 2 नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और नंबर 3
हमने लिखा फिक्टिटियस असेट्स या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जो फिक्टिटियस असेट्स है या फिर हमारी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, हम इसको बाद में पढ़ेंगे इन डिटेल में। अभी मैं इसको नहीं बता रहा, सिर्फ और सिर्फ मैंने इसको ऐसे बताया कि ये हमारा नॉन करंट असेट्स का पार्ट है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे चैप्टर्स की ओर। अभी मैं दो डिस्कस कर रहा हूँ, फिक्स्ड असेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब फिक्स्ड असेट्स भी क्या है, फिक्स्ड असेट्स भी दो भागों में डिवाइडेड है। एक होती है हमारी टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स और दूसरी होती है हमारी इनटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स। ठीक है जी। टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स क्या होती हैं? टेंजिबल, इसके अंदर वर्ड यूज हो रहा है एक टेंजिबल और इसके अंदर वर्ड यूज हो रहा है एक इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है कि विच कैन बी टच, फील एंड सी, विच कैन बी टच, फील एंड सी। ठीक है, यानी ऐसी असेट्स जिसको हम टच करके देख सकते हैं, यानी ऐसी एसेट्स जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं और जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, तो ऐसी एसेट्स को हम क्या बोलेंगे? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। फॉर एग्जांपल, जैसे बिल्डिंग को हम टच कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। प्लांट एंड मशीनरी और कंप्यूटर एक्सेट्रा, राइट। इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स टेंजिबल का बिल्कुल रिवर्स है, यानी कि इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स कौन सी एसेट्स हो गई? विच कांट बी टच एंड सी बट कैन फील। एग्जाम्पल बताइए जी, जैसे गुडविल, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, सॉफ्टवेयर्स एक्सेट्रा। ठीक है जी। तो हमने फिक्स्ड एसेट्स को दो भागों में डिवाइड कर दिया। नंबर एक टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स और दूसरा है हमारा इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स क्या होती हैं? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन बी टच, फील एंड सी, जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और जिसको देख सकते हैं, जैसे बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर एंड एक्सेट्रास। एंड उसके बाद में हमारे पास आता है इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स बिल्कुल रिवर्स है टेंजिबल का, तो जिसको हम मतलब विच कांट बी टच, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम देख नहीं सकते बट फील कर सकते हैं, जैसे गुडविल है। अब गुडविल आपको पता है क्या होती है? गुडविल क्या होती है? गुडविल एक बिजनेस की रेपुटेशन होती है। ठीक है जी, एक रेपुटेशन यानी ब्रांड वैल्यू, इसको हम क्या बोलते हैं? गुडविल। जैसे मैं बोलूं कि मार्केट में डिफरेंट कंपनीज के मोबाइल फोन्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग किसको पसंद करते हैं? आईफोन। ठीक है, तो आईफोन ने अपनी क्या बनाई हुई है मार्केट में? ब्रांड वैल्यू। तो जो उसकी ब्रांड वैल्यू है, जिसके नाम से ही बंदा कहता है कि नहीं मुझे तो आईफोन ही चाहिए, अरे वाह आपके पास आईफोन है, तो आईफोन जो एक जिसको क्या कर सकते हैं हम? फील तो कर रहे हैं, उसकी ब्रांड वैल्यू को फील तो करते हैं, लेकिन ना तो हम उसे देख सकते हैं ना हम उसको टच कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये जो ब्रांड वैल्यू है बेसिकली क्या है? ये गुडविल है, एक रेपुटेशन है बिजनेस की। ठीक है जी। उसके बाद में कॉपीराइट। कॉपीराइट आपको पता क्या होता है? देखिए कॉपीराइट बेसिकली क्या होता है? कॉपीराइट जो होता है वो हमारे बुक्स के अंदर चलता है। जितने भी हमारे जो राइटर्स होते हैं, जो बुक्स वगैरह लिखते हैं, जो थीसिस वगैरह लिखते हैं, तो वो क्या करते हैं, जब कोई भी कंटेंट आप बुक्स रेडी कर लेते हो तो उसके बाद में वो क्या करते हैं? कॉपीराइट ले लेते हैं उस बुक्स का। तो उसके ऊपर ये इसमें इसका साइन आपने देखा होगा, सी करके इस तरीके से कॉपीराइट का साइन होता है। आप अपनी बुक्स देखना, उसके अंदर कॉपीराइट लिखा होगा कि किस बंदे ने पब्लिश की है और उसके पास किसके पास उसकी कॉपीराइट्स हैं। कॉपीराइट का मतलब ये होता है कि इस
इस बुक की कोई भी अदर पर्सन इसकी कॉपी नहीं करेगा, यानी इसके कंटेंट को रिप्रोड्यूस नहीं करेगा मार्केट के अंदर। अगर उसने ऐसा किया तो उसके ऊपर लीगली उसके ऊपर केस किया जा सकता है। ठीक है जी। पेटेंट्स, पेटेंट्स क्या होता है? बेसिकली पेटेंट्स भी इसी तरीके की रिप्रोडक्शन को रोकने के लिए किया जाता है, बट ये किस केसेस में किया जाता है? जैसे पेटेंट्स बच्चों यूज़ होता है मोस्टली न्यू इन्वेंशन के अंदर, जो कि एक पर्सन है नई इन्वेंशन करता है और वो चाहता है कि उसकी इन्वेंशन को कोई दूसरा कॉपी करके उसको उसके प्रोड्यूस ना कर ले, उसका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट ना कर दे, उसका कोई बेनिफिट कोई दूसरा पर्सन ना ले ले, तो उस केसेस में क्या करता है वो गवर्नमेंट से उसको पेटेंट करा लेता है। सपोज कीजिए जैसे कोरोना, अभी जैसे देखिए बच्चों पूरे वर्ल्ड में कोरोना की महामारी फैली हुई है, ठीक है। तो सभी देशों की जितनी भी मेडिसिन फार्मासिस्ट कंपनीज वगैरह हैं, सब मेडिसिन की रिसर्च करने में लगी हुई हैं, उसकी वैक्सीनेशन को ढूंढने में लगी हुई हैं। तो लेकिन सपोज कीजिए कि अगर मान लो इंडिया के केस में अगर कोई एक मेडिकल कंपनी है या कोई एक फार्मा कंपनी है और उसने क्या किया, एक नई वैक्सीन रेडी कर ली कोरोना के लिए, तो वो कंपनी क्या करेगी, वो उसको गवर्नमेंट से ऑथोराइज कराकर और उसको पेटेंट करा लेगी, ताकि कोई एक फर्दर कंपनी जो है उसके जो उसने इजाद की है वैक्सीन उसको कॉपी करके उसका बेनिफिट ना ले। लेकिन फिर आपका ये क्वेश्चन होगा कि क्या सिर्फ वही कंपनी उस कंट्री के अंदर वैक्सीनेशन बनाएगी? मैंने कहा कि नहीं, दूसरी कंपनी भी बना सकती है, बट उसको परमिशन लेनी पड़ेगी उस नो हाउ के लिए कि उस कंपनी ने जिस कंपनी ने वो इन्वेंशन की थी फॉर्मूले की, वो कैसे उसने उस वैक्सीन को बनाया। तो उसके बदले में वो उस कंपनी को क्या करेंगे, जो भी उसको रेवेन्यू मिलेगा मार्केट से, तो उस रेवेन्यू का कुछ परसेंटेज वो उस कंपनी को भी पे करेंगे। ठीक है। इसको हम फर्दर आगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो इनको और भी डिटेल एग्जांपल के साथ हम बताएंगे कि पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, गुडविल, सॉफ्टवेयर्स ये क्या होते हैं। ठीक है जी। सॉफ्टवेयर्स आपको पता ही है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स वगैरह जो होती हैं या हम जो मोबाइल्स में ऐप वगैरह यूज़ करते हैं, बेसिकली इन सभी को सॉफ्टवेयर्स बोलते हैं। ये सारी की सारी किसके अंडर आती है? हमारी इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के अंदर। तो हमने भी डिस्कस किया असेट्स को। बेसिकली असेट्स क्या होती हैं? असेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या होती हैं? ऐसे रिसोर्सेज जो कि एक बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने में उसकी हेल्प करती हैं। असेट्स मैंने कहा कि दो तरह के असेट्स होती हैं, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स विच आर नॉट हेल्ड फॉर दी रीसेल। नॉन करंट असेट्स क्या होती है? नॉन करंट असेट्स बेसिकली वो असेट्स होती हैं जो कि हेल्ड की हुई हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ना कि उसको रीसेल करने के लिए, जैसे फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग एक्सेट्रा। और जो नॉन करंट असेट्स होती हैं वो नेचर में कौन सी होती हैं? लॉन्ग टर्म नेचर्स की होती है। अभी फर्दर हमने फिर बताया कि नॉन करंट असेट्स जो होती है हमारी, नॉन करंट असेट्स को हमने फर्दर 3 भागों में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से में? एक तो फिक्स्ड असेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स और फिक्टिटियस असेट्स या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिक्टिटियस असेट्स या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम दो ही डिस्कस करेंगे, फिक्स्ड असेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड असेट्स को हमने फर्दर 2 भागों में डिवाइड किया है, टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स एंड इनटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स। टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स क्या होती हैं? टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स आर दोज असेट्स व्हिच कैन बी टच, फील एंड सी। एग्जांपल बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर एक्सेट्रा। और इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स क्या होती है? इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स बिल्कुल रिवर्स है टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स की, व्हिच कांट बी टच एंड सी but can feel. Example goodwill. Goodwill means reputation of the business or the brand value of a business. Copyright, patents, softwares, etc. Right बच्चों? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स मतलब ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जिनको एक बिजनेस एक लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर किसी कंपनी के शेयर्स में खरीद लेता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएंगी? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, यानी मैंने 1 साल से ज़्यादा के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी है उनके शेयर्स में। ओके जी। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स क्या होती हैं? करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनको अगर मैं मार्केट में बेचने जाऊं तो विद इन ए ईयर मुझे उसके बदले में कैश अवेलेबल हो सकता है। फॉर एग्जांपल ऐसी कौन कौन सी एसेट्स हो सकती हैं? जैसे स्टॉक्स। स्टॉक्स क्या होते हैं? गुड्स बेसिकली। ठीक है जी, स्टॉक्स हो गया। कैश, कैश तो खुद एक लिक्विड फॉर्म में है कैश की। बैंक, बैंक भी एक लिक्विड फॉर्म है हमारे कैश की। ओके, आगे हम पढ़ेंगे बाद में और एक्सेट्रा। ये था हमारा कैश, ये था हमारा असेट्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बच्चों, क्रेडिटर।
ठीक है जी। क्रेडिटर, क्रेडिटर को हिंदी में क्या बोलते हैं आप? लेनदार। देखिए बच्चों, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, लेनदार। लेनदार मतलब ऐसे बंदे जिनको पैसे लेने हैं। ठीक है, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज एक बिजनेस है हमारा जिसका नाम है बिजनेस ए, एक दूसरा बिजनेस है हमारा जिसका नाम है बिजनेस बी। देखिए, जो बिजनेस ए है ना, उसने क्या किया, बिजनेस बी से माल परचेज कर लिया। ठीक है जी, यानी गुड्स परचेज फ्रॉम बी। ठीक है, बिजनेस ए ने बिजनेस बी से कुछ गुड्स यानी कुछ माल उसने खरीद लिया बिजनेस बी से, कितने रुपए का? 10,000 रुपीज़ का। और बिजनेस ए ने क्या बोला बिजनेस बी को? बिजनेस बी को ये बोला कि मैं जो आपको पैसे दूंगा ना 10,000 रुपये, विल पे आफ्टर 3 मंथ्स। यानी कि बिजनेस ए ने बिजनेस बी से जो 10,000 रुपये का माल खरीदा, उसके बदले में बिजनेस ए ने उसको उसी टाइम इमीडिएट बेसिस पर पैसे ना देकर उससे ये बोला कि मैं इस माल के जो 10,000 रुपये हैं मैं आपको 3 महीने के बाद पे करूंगा। तो यानी इसमें हमारे कौन कौन से पॉइंट्स निकल कर आए बच्चों? सबसे पहला तो एक तो ये हमारे बिजनेस ए के लिए क्या बन गई? लायबिलिटी। क्यों बन गई ये लायबिलिटी? बर्डन क्यों बन गया? क्योंकि उसने अभी पैसे दिए नहीं हैं, उसने 3 महीने बाद देने हैं, तो ये एक बर्डन बन गया बिजनेस ए के ऊपर। बर्डन ऑन बिजनेस ए। ठीक है, लेकिन ये कौन से वाली लायबिलिटी बन गई? हमारी करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज, 2 तरह की लायबिलिटीज बताई थी, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटीज ऐसी लायबिलिटीज जिनको पे ऑफ करना है 1 साल के बाद, लेकिन ये वाली लायबिलिटी कौन सी है? इस लायबिलिटी को हमें कब पे करना है? 3 महीने के बाद, यानी 1 साल के अंदर हमें इसको पे करना है। तो इसलिए कौन सी लायबिलिटी बन गई है? करंट लायबिलिटीज। ठीक है, करंट लायबिलिटीज। ओके, तो अब इसमें एक पॉइंट लिखेंगे हम, जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर इज ऑलवेज करंट लायबिलिटी, लायबिलिटीज। ठीक है जी, तो मैं बात कर रहा था क्रेडिटर की। अब इसमें क्रेडिटर कौन हो गया बच्चा? क्रेडिटर कौन हो गया बताओ? क्रेडिटर कौन हो गया, बिजनेस ए या बिजनेस बी? पैसे किसको लेने हैं? बिजनेस बी ने। किससे लेने हैं? बिजनेस ए से। तो इसमें क्रेडिटर कौन बन गया? किसने पैसे लेने हैं? बिजनेस बी ने। तो इसमें बिजनेस क्या बन गया हमारा? क्रेडिटर। ये लो जी, बिजनेस बी हमारा क्रेडिटर बन गया। ठीक है, और जो इसमें गुड्स परचेज किया है, ठीक है, जो गुड्स परचेज किया है बिजनेस ए ने बिजनेस बी से, ये किस पर खरीदा है? कैश तो नहीं खरीदा ना? कैसे पता कैश नहीं खरीदा? क्योंकि उसने बोला है कि उसकी पेमेंट वो कब करेगा? 3 महीने के बाद। तो ऐसे परचेज को हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट परचेज। अच्छा, तो इसका मतलब हमारी परचेजेस भी 2 टाइप की हो गई। यस सर, कौन कौन सी? एक तो क्रेडिट परचेज और एक कैश परचेज। कैश परचेज क्या होती है? जो कैश, यानी आज मैंने माल खरीदा और आज ही उसकी पेमेंट कर दी। क्रेडिट परचेज कौन सी हो गई? उधार माल, यानी मैंने उधार माल खरीदा, कि मैंने माल की डिलीवरी तो आज ले ली, लेकिन उसके पैसे मैं आज पे ना करके उसको एक टाइम पीरियड के बाद पे करूंगा। दैट इज क्रेडिट परचेज। ठीक है, ये था क्रेडिटर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 6th, डेटर। DEBTOR, डेटर। इसके अंदर बच्चा जो बी होता है ना,
वो साइलेंट होता है, ध्यान रखना। इसको आप डेप्टर मत बोलना, इसको हम क्या बोलेंगे, डेटर। ठीक है, डेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, देनदार। क्या बोलते हैं, देनदार। ठीक है, वो था लेनदार, क्रेडिटर क्या होता है, लेनदार। अब यहां पर कौन है डेटर कौन है, देनदार, जिसको पैसे देने हैं। चलिए जी एग्जाम्पल सीखिए। सेम एग्जाम्पल मैं लूंगा इसके अंदर, वही बिजनेस ए, दूसरा बिजनेस है हमारे पास बिजनेस बी, इस बार बिजनेस ए ने बिजनेस बी को माल सेल किया, यानी गुड्स सोल्ड टू बिजनेस बी। ठीक है, बिजनेस ए ने बिजनेस बी को गुड्स सोल्ड किया, कितने रुपए का, 20,000 रुपए का। तो बिजनेस बी ने इसको क्या बोला, ठीक, तो पैसे किसने देने हैं, बिजनेस बी ने देने हैं पैसे बिजनेस ए को। बिजनेस बी ने क्या बोला बिजनेस ए को कि वो जो पैसे देगा विल पे आफ्टर 4 months। तो बेटो यहां पर हमारे पास में कौन कौन से पॉइंट निकल कर सामने आए इस केस में। नंबर एक तो जो हमें रिसीव होगा ना कैश, रिसीव कैश विद इन ए ईयर। ठीक है, 4 महीने के बाद दे रहे हैं ना वो पैसे, तो विद इन ए ईयर हमें वो पैसे मिल जाएंगे। तो अगर वो मुझे पैसे विद इन ईयर मिलेंगे तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगी, करंट असेट्स। करंट असेट्स कौन सी होती हैं, ऐसी एसेट्स जिनको हम अगर मार्केट में बेचें तो उससे हमें 1 साल के अंदर अंदर जिससे पैसा, या ऐसी एसेट जिनको मैं 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकूं। ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगी, करंट एसेट्स। तो बच्चों मुझे बताइए, तो यहाँ बिजनेस ए और बिजनेस बी में से कौन डेटर है एंड कौन क्रेडिटर है। देखिए डेटर इसमें कौन बन गया, किसको पैसे देने हैं, यहाँ पर देनदार है ना डेटर का मतलब, तो डेटर में देने किसको है पैसे। अच्छा देखिए यहाँ पर माल किसने बेचा है, बिजनेस ए ने, किसको, बिजनेस बी को। तो बिजनेस बी ने बिजनेस ए को पैसा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर डेटर कौन बन गया हमारे लिए, बिजनेस बी। ठीक है, और जो ये माल हमने सेल किया है ये क्या बन गई हमारे लिए, क्रेडिट सेल्स। ठीक, तो ऐसे ही हमारे पास सेल्स भी 2 तरीके से हो गई, 2 फॉर्म में हो सकती हैं, क्रेडिट सेल और कैश सेल। उधार एंड नकद। नेक्स्ट पॉइंट, रिसीट्स। अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल दोनों में फर्क है। रिसीव्ड मतलब मिल गया, रिसीवेबल मतलब मिलेगा या मिल जाएगा। ठीक, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग असेट्स और गुड्स। ठीक है, तो रिसीट्स का मतलब क्या है, यानी कि ऐसा अमाउंट जो या तो मिल गया या फिर मिलने वाला है। फॉर सेलिंग, किसको बेचने से, या तो असेट्स को या फिर गुड्स को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिसीट्स। बच्चों यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाहूँगा, या मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा
बच्चों यहाँ पर सबसे पहले मैं असेट्स और गुड्स में क्लासिफाई करके ये बताना चाहूँगा कि असेट्स क्या होती है और गुड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं असेट्स। पहले दोनों को क्लासिफाई कर लेते हैं, असेट्स क्या होते हैं और गुड्स क्या होते हैं। ये बहुत ज़रूरी है जानना कि असेट्स क्या होती है और गुड्स क्या होते हैं। लिखिए जी, सबसे पहले लिखिए असेट्स। असेट्स क्या होती हैं? विच आर नॉट हेल्ड फॉर सेल। असेट्स क्या है? असेट्स आर द रिसोर्सेज विच आर नॉट हेल्ड फॉर द सेल। जैसे मशीनरी, ठीक है। असेट्स क्या हो गई हमारी? विच आर नॉट हेल्ड फॉर दी सेल, यानी ऐसी रिसोर्सेज जिनको बिजनेस ने सेल करने के लिए नहीं रखा हुआ है। और गुड्स क्या हो गए? ऐसी असेट्स जिनको बिजनेस ने सेल या परचेज करने के लिए रखा हुआ है। ठीक है, वो गुड्स हो गए। देखिए, इसको एक एग्जांपल से सिखाता हूं मैं। और गुड्स क्या हो गए? विच आर हेल्ड, लिखिए। और गुड्स क्या हो गए यहाँ पर? विच आर held for sale purchase, राइट। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं ये बोलूं कि मेरे पास एक बिजनेस है, ये है मेरे पास बिजनेस ए, और बिजनेस का नेचर क्या है? मैंने कहा ये मैंने एक शोरूम खोला हुआ है। किस चीज का? फर्नीचर का। यहाँ पर मैं क्या सेल परचेज करता हूँ? फर्नीचर। तो मेरे लिए यहाँ पर जो गुड्स हो गया, मेरे बिजनेस के लिए मेरे गुड्स क्या हो गए? अगर मैंने कोई एक शोरूम खोला हुआ है फर्नीचर का, तो मेरे लिए गुड्स क्या हो गए? जिन एसेट्स के अंदर मैं सेल परचेज करूंगा, मैं सेल परचेज किस में कर रहा हूँ? फर्नीचर्स में। तो मेरे लिए गुड्स क्या हो गए यहाँ पर? फर्नीचर, राइट। ये मेरे लिए गुड्स हो गए। या अगर मैं ये कहूँ कि अगर मेरे बिजनेस का नेचर, मान लीजिए मैं होता मोबाइल डीलर, ठीक है, या मेरे बिजनेस का नेचर होता कंप्यूटर, मैं होता क्या? कंप्यूटर डीलर। तो बताइए मेरे लिए गुड्स क्या होता? अगर मैं एक मोबाइल डीलर होता तो मेरे लिए गुड्स क्या होते? मोबाइल, ठीक है। और अगर मैं कंप्यूटर डीलर होता तो मेरे लिए गुड्स क्या होते? कंप्यूटर्स एंड इट्स पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स का मतलब क्या होता है? पार्ट्स, ठीक है। कंप्यूटर या फिर उसके पार्ट्स के अंदर मैं डीलिंग करता, वही मेरे लिए गुड्स हो गए। तो सर फिर मेरे लिए असेट्स क्या हो गई? देखिए, बिजनेस ए ने उस बिजनेस को चलाने के लिए फर्नीचर रखा होगा अपना खुद का, जिस फर्नीचर को वो बेचता ना हो, जिनके अंदर वो सेल या परचेज ना करता हो, ठीक है। अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग है, ठीक है, कोई लैंड है, ये मेरे लिए क्या हो जाती? असेट्स, राइट। ओके जी, ठीक है सर, ये तो मुझे समझ में आ गया। चलिए जी, अगर मैं ये कहूँ बच्चों कि अगर मैं इन असेट्स को सेल कर दूं, अगर मैं इन असेट्स को सेल कर दूं, तो उस सेल से आने वाली जो मेरे पास रिसीट होगी, उस रिसीट्स को मैं क्या बोलूँगा? कैपिटल रिसीट। उसको मैं क्या बोलूँगा? कैपिटल रिसीट्स, ठीक है। तो यानी कि कैपिटल रिसीट्स कौन सी रिसीट्स हो गई? ऐसी रिसीट्स या ऐसा अमाउंट जो कि हमें मिला है किसको बेचने से? हमारे बिजनेस की असेट्स को बेचने से, राइट। ओके सर, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, अगर मान लीजिए मैं इन गुड्स को सेल करता हूं, मैंने क्या किया? सेल गुड्स,
अगर मैंने गुड्स सेल किए और उन गुड्स को सेल करने से जो मुझे अमाउंट मिला, यानी जो रिसीट मुझे मिली, उस रिसीट को मैं क्या बोलूँगा? उसको मैं बोलूँगा रेवेन्यू रिसीट्स, राइट? क्या बोलूँगा मैं इसको? रेवेन्यू रिसीट्स। तो रेवेन्यू रिसीट्स क्या हो गई? वो रिसीट्स या वो अमाउंट जो कि हमें किसको बेचने से मिला है? गुड्स को बेचने से मिला है। एक बिजनेस में सेल परचेज करने से जो हमें अमाउंट मिला है, दैट इज रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, वाओ। तो हमें ये भी पता चल गया कि देखिए रिसीट भी दो टाइप की हो गई। नंबर 1 कैपिटल रिसीट, नंबर 2 रेवेन्यू रिसीट। ठीक है जी, ओके। तो बच्चों ये हमने पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं, आज 7 पॉइंट डिस्कस किए हैं। इसके फर्दर पॉइंट्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप ये सभी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो मुझे नहीं लगता इसमें आपके कोई डाउट्स होंगे। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स होते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल हो सके तो मैं करूँगा। चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में फर्दर पॉइंट्स के साथ। जय हिंद, बाय बाय।